जय जिनेन्द्र सर, क्लास स्टार्ट करें। जी करिए प्लीज। त्रिपदी वंदना के साथ हम आज की क्लास की शुरुआत करते हैं। सभी के हाथ जुड़े हुए आनंद केंद्र पर, आंखें कोमलता से बंद। वंदे अरहम, वंदे गुरुवरम, वंदे सत्यम। आदरणीय मोदी जी सर और उपस्थित सभी प्रेक्षा ध्यान के साधकों को सादर जय जिनेन्द्र। आज हम सबसे पहले सर को सुनेंगे। सर, ओवर टू यू। सर अभी 38 लोग जुड़े, 1-2 मिनट रुके, क्या करें? हाँ रुक सकते हैं एक बार। या तो मैं प्रश्नों का जवाब दे देता हूँ। हाँ सर, वो बेटर रहेगा। हाँ पिछली बार चैट बॉक्स में जो प्रश्न छूट गए थे उनको सपना जी ने भेजा है मेरे पास। पहला प्रश्न है, ऊपर के केंद्र जगाने के लिए क्या करें? प्रेक्षा ध्यान में सबसे, चाहे वो केंद्र जगाने का प्रयोग हो चाहे ध्यान का प्रयोग हो, वहां प्रेक्षा मतलब राग द्वेष से मुक्त होकर गहराई से देखना, ये सबसे इंपॉर्टेंट तत्व है। ध्यान का सबसे बेसिक और मोस्ट इंपॉर्टेंट एलिमेंट है। तो यदि हमको शरीर प्रेक्षा करनी, वहां भी हमको राग द्वेष से मुक्त होकर देखना है, श्वास को देखना है तब भी यही करना है, और चैतन्य केंद्र प्रेक्षा के समय भी यही करना है। एक तो राग द्वेष से मुक्त होकर जितना गहराई से देखेंगे, पूरी तन्मयता से एकाग्रता से देखेंगे, उतने चैतन्य केंद्र हमारे निर्मल बनेंगे, पवित्र बनेंगे और विकसित होंगे। दूसरा इसमें इंपॉर्टेंट बात यह है, चैतन्य केंद्र के विकास के लिए हर केंद्र पर ध्यान करने की विधि है। तो उस विधि के अनुसार, जैसे जो हमारे नीचे जैसे तेजस केंद्र है, वहां पर हम टॉर्च के लाइट की भांति आगे से पीछे तक जाते हैं। जैसे हमारा ज्ञान केंद्र है, वहां पर दिए के प्रकाश की भांति ध्यान करते हैं। तो वो थोड़ा सा उस सही विधि से ध्यान करें, किस चैतन्य केंद्र पर किस विधि से करना है, और एकाग्रता रखें, तो फिर धीरे धीरे चैतन्य केंद्र हमारे डेवलप हो जाएंगे। और दूसरा प्रश्न है, अंतर यात्रा पहले ऊपर करें या पहले नीचे करें या दोनों साथ करें? अंतर यात्रा तो साथ साथ ही होगी, एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद पहला। हमने शक्ति केंद्र से शुरू किया, ऊपर गए, ऊपर से नीचे आए, फिर नीचे से, मतलब ये कह सकते हैं साथ साथ भी है और एक के बाद एक है, क्योंकि पहले ऊपर जाएंगे तभी नीचे आएंगे, और नीचे जाएंगे तो ऊपर आएंगे। तीसरा प्रश्न है, सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक का बैलेंस कैसे? अंतर यात्रा से। अंतर यात्रा से हम मानते हैं हमारी इड़ा और पिंगला का बैलेंस होता है। हम एकदम तटस्थ हैं, सुषुम्ना में है तो ना, तो उस समय क्या है, सुषुम्ना तो जागृत हो ही रही है, लेकिन इड़ा और पिंगला का भी बैलेंस हो जाता है। ना तो उसमें अति सक्रियता है, ना हम एकदम जैसे जिसे बोलते हैं अति सुप्त अवस्था में, दोनों में नहीं है। चैतन्य की जागृति है वो अलग बात है, लेकिन शारीरिक दृष्टि से भी देखें, जब अंतर यात्रा करते हैं तो हमारा इड़ा पिंगला का, सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक का बैलेंस हो जाता है।
और इस दृष्टि से भी देख सकते हैं, जहां भी चेतना हम ले जाते हैं उस मान के चले हम पैर के अंगूठे पर अपने चित्त को ले गए, इसका मतलब चेतना वहां गई। जहां चित्त जाएगा वहां प्राण जाएगा। तो चित्त और प्राण दोनों मिलकर ना केवल उस स्थान की शक्ति की अभिवृद्धि करते हैं, साथ साथ वो वहां पर बैलेंसिंग भी करते हैं। वहां कोई टॉक्सिक मैटर है उसको बाहर निकालेंगे, वहां यदि एनर्जी की कमी है तो उसको एनर्जी वहां पे अपने आप डेवलप हो जाएगी। मतलब हर दृष्टि से बैलेंस होगा और डेवलपमेंट होगा। इस दृष्टि से जब अंतर यात्रा करते हैं, जब चित्त और प्राण दोनों क्योंकि हम सब जानते हैं कि सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक के जितने भी तार हैं या जो भी बोले वो सब यहीं से निकल रहे हैं, स्पाइनल कॉर्ड से। तो वहां ध्यान करने से सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक का बैलेंस होता है और ये दोनों शक्तिशाली बनते हैं। आनंद केंद्र पर ध्यान नहीं लगता। आनंद केंद्र पर यदि ध्यान नहीं लगता है तो इसका मतलब एकाग्रता की कमी है, पहली बात। और कई बार ये होता है कि जब तक केंद्र जागृत नहीं होता तो वो पकड़ में नहीं आता ढंग से, और जब पकड़ में आ जाता है तो एक तरीके से मैग्नेटिक पावर आ जाती है। जैसे ही ध्यान उस केंद्र पर ले गए, वो एकदम जैसे कहते हैं मैग्नेट की तरह खींच लेता है हमारे चित्त को। तो फिर वहां अंदर भीतर प्रवेश करने में भी दिक्कत नहीं। जैसे कोई व्यक्ति यदि दर्शन केंद्र की का अभ्यास मान लो 6 महीने साल भर से कर रहा है, तो फिर उसको 1-2 सेकंड में ही दर्शन केंद्र के प्रकंपन का भी अनुभव हो जाता है और वो भीतर गहराई में भी चला जाता है। तो ये अभ्यास के ऊपर निर्भर है, और अभ्यास पर भी निर्भर है। दूसरा हमारी एकाग्रता, अभ्यास, इन सारी चीजों पर निर्भर है। और केंद्र जागृत होने पर बहुत शीघ्रता से सारी चीजों का अनुभव हो जाता है, लेकिन शुरू में प्रयास करना पड़ता है। ये सारी बात की बात है कि हम गहराई में पहुंच गए तो हमको वहां आनंद का अनुभव हो रहा है, प्रकंपन का अनुभव हो रहा है, ये सारी बातें हैं। लेकिन शुरू में हमें कोशिश करनी पड़ती है। कोशिश करते 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 जब धीरे धीरे चैतन्य के जगता है तो वहां पर स्पंदन भी अनुभव होते हैं, आनंद का भी अनुभव होता है, फिर गहराई भी आ जाती है। सारी बातें धीरे धीरे डेवलप होती है। एक बात कई बार मैंने कही है कि हम एक ध्यान को पहले पकड़ लें, एक ध्यान को पकड़ लें, उसको 6 महीने साल भर तक चलने दें। और जो जैसे मुनीश्री धर्मेश कुमार जी आदि जो ध्यान में बहुत आगे बढ़े हैं, वो तो कहते हैं कि 3 साल तक एक एक ध्यान को करें तो ज्यादा अच्छा है, लेकिन मिनिमम 1 साल तक करें। तो आपने कायोत्सर्ग पकड़ा तो आपको जितना समय आपके बढ़ाना है वो कायोत्सर्ग में बढ़ाइए। ठीक है, सेकंड प्रयोग में आप चाहें यदि आपको 2 प्रयोग ही रखना है तब अलग बात है, वरना एक प्रयोग को 1-1 साल 6-6 महीने तक करना चाहिए, मिनिमम करना चाहिए। और इसके बाद चैट बॉक्स में मैंने जो प्रश्न आए पढ़े नहीं है, कोई पढ़ के बताएंगे तो मैं उनको उत्तर दे दूं, या फिर लास्ट में आप नोट कर लीजिए, लास्ट में आज के विषय के बारे में और आज जो चैट बॉक्स में अभी आए उनके उत्तर दे देंगे। अब मैं रिजल्ट के ऊपर बता दूं, कुछ आ गए हैं लोग? हाँ सर, अब बता सकते हैं 61 पार्टिसिपेंट्स। ठीक है। जैसा कि इस बार लेवल 2 की तैयारी हमेशा से अच्छी हुई थी और इस बार और भी अच्छी हो रही है, क्योंकि क्या होता है जब अनुभव बढ़ता है तो फिर हमेशा तैयारी में इम्प्रूवमेंट होता है। पिछली बार की तैयारी में इम्प्रूवमेंट का कारण था ऑनलाइन क्लासेस। करीब करीब 1 साल तक थ्योरी और प्रैक्टिकल का सारे ही पार्टिसिपेंट्स को रेगुलर अभ्यास कराया गया, जो कि पहले नहीं होता था। पहले शिविरार्थी आते थे, आधा पढ़े हुए आधा बिना पढ़े आते थे, तो और बहुत ज्यादा जैसे बोलते हैं ना, परीक्षा के स्ट्रेस, मतलब परीक्षा का बहुत ज्यादा स्ट्रेस होता था, क्योंकि आधे आधे लोग बिना पढ़े आते थे, मतलब पूरा विषय बिना समझे आते थे। तो वही विषय को समझना, सब कुछ याद भी करना, एक्सप्लेन करना, ये सारी बातें उनके लिए थोड़ा कठिन होती थी। इस बार
थ्योरेटिकल पार्ट बहुत अच्छे से पूरे 1 साल में पूरा कराया गया। तो थ्योरेटिकल बेस अच्छा था, बोलने का भी अभ्यास कराया गया, इसलिए लोगों का बोलने का भी अभ्यास हो गया। और अब ये प्रेक्षा फाउंडेशन के प्लेटफॉर्म पर सबको मौका मिल रहा है। कोशिश हम सबकी ये रह रही है कि हमारे जितने भी ट्रेनर हैं सबको आगे आने का मौका मिले। अब चूंकि ट्रेनर्स ज्यादा हैं तो सबको हो सकता है नंबर लेट आता है, लेकिन ऐसा कोशिश यही रहती है कि सबको नंबर मिले। तो बोलने का भी अभ्यास बढ़ रहा है। और जैसा मैंने पिछली बार भी कहा था, मतलब कुछ ट्रेनर्स तो बहुत ही अच्छा बोलने लगे, मतलब जिनको सुनने का भी कोई भी सुने उनको जैसे छोड़ नहीं सकता बीच में लेक्चर, इतना अच्छा बोलने लगे। तो इसके लिए इन सब के लिए हम पूज्य गुरुदेव के प्रति कृतज्ञ हैं कि उनकी कृपा से हमें ये मिला है और सब मिलजुल कर काम कर रहे हैं। तो अब मैं रिजल्ट पर आता हूं। तो इस बार 28 लोगों ने लेवल 2 की एग्जाम दिया था। 28 में से 16 लोग पास हुए और 12 लोगों को रीअपियर करना पड़ेगा। इन 16 में भी शायद मुझे लगता है 2-3 लोगों को हल्का 1-2 मार्क्स का ग्रेस भी दिया गया है। अब 1-2 मार्क्स के लिए वो यदि छूट रहे थे तो उनको एडजस्टमेंट करके 1 या 2 मार्क्स का ही जिनके कोई एडजस्टमेंट था वो ही किया गया, इससे ज्यादा नहीं किया गया। तो वो अभी मैं ग्रुप में लेवल 2 के ग्रुप में वो एक्सेल का फोटो शेयर कर दूंगा जिसमें सबको नंबर मालूम पड़ जाएंगे, या फिर मैं रेणु जी को दे दूंगा तो रेणु जी सबको फोन करके भी बता सकते हैं। जी जैसा मुझे सबकी सलाह हो कि मैं ग्रुप में सबके नंबर शेयर करूं या सबके इंडिविजुअली बताने चाहिए, जैसा मुझे कहेंगे वैसा करूं। और इसमें इस 28 कैंडिडेट में जो सबसे अच्छा परफॉर्मेंस थ्योरी और प्रैक्टिकल दोनों को मिलाकर रहा है वो श्वेता जी रामपुरिया का रहा है। श्वेता जी रामपुरिया ने फर्स्ट पोजीशन प्राप्त की है, अभिलाषा जी ने सेकंड पोजीशन प्राप्त की है और सायरा जी ने थर्ड पोजीशन। हालांकि ये सब बातें देखिए, फिर भी मैं एक बात जरूर कहना चाहूंगा कि फर्स्ट सेकंड थर्ड पोजीशन प्राप्त करना बहुत बड़ी बात है। प्रेक्षा ध्यान का प्रमुख लक्ष्य है वीतरागता का विकास। यदि कोई भी ट्रेनर, चाहे मैं जितनी भी बात बोल रहा हूं मैं मेरे लिए भी बोल रहा हूं कि प्रेक्षा ध्यान का ट्रेनर बनने के बाद यदि प्रतिक्रिया से मुक्त नहीं हुए, यदि हमारा आवेश उतना ही है और यदि कोई बात बड़ों ने बोली तो हम नाराज हो जाएं, ये सारी बातें प्रेक्षा ध्यान के प्रशिक्षक में सूट नहीं करती। तो प्रेक्षा ध्यान का प्रशिक्षक बहुत सरल होना चाहिए, सत्यनिष्ठ होना चाहिए, उसके क्रोध मान माया लोभ धीरे धीरे प्रतिदिन कम होने चाहिए, विनम्र होना चाहिए और जो उसके टीचर्स हैं उनके प्रति विशेष रेस्पेक्ट होना चाहिए और गुरुदेव के प्रति सर्वस्व समर्पण होना चाहिए। ये सारी बातें होने पर चाहे उसका फर्स्ट पोजीशन आए या नहीं आए, लेकिन वो अपने आप नंबर 1 हो जाएगा जिसमें ये गुण हो जाएंगे। क्योंकि देखिए अनंत जन्मों से कितने कितने जन्म कर लिए, क्या हुआ, वहीं भटक रहे हैं संसार में। हमको यदि ऊपर उठना है, अपनी आत्मा को ऊपर उठाना है, तो सबसे पहला ध्यान वीतरागता पर देना पड़ेगा, कषाय मुक्ति पर देना पड़ेगा। तो हम अपने कषाय को कम करें, प्रतिक्रिया विरति को साधें, बड़ों का आदर करें, विनम्रता रखें और गुरु के प्रति सर्वस्व समर्पण रखें। ये बात जिसमें भी आएगी, चाहे मैं तो कहता हूँ 28 में से जिसका सबसे नीचे का नंबर है और इवन पास भी नहीं हुआ है, और यदि ये बातें आ गई हैं तो मेरी दृष्टि में नहीं, वो अपनी दृष्टि में भी सबसे ऊपर है और उसकी आत्मा अपने आप ऊपर उठ जाएगी। तो हम सबका लक्ष्य ये बने कि हमारी आत्मा निर्मल बने, कषाय कम हो, हमारी विनम्रता बढ़े। अब सहज बात चलिए तो मैं कहना चाहता हूं, श्वेता जी ने न केवल टॉप किया है, उनकी विनम्रता भी जैसे एक ना उदाहरण के लायक है। उनके मैसेज में
उनके बात करने में, और ये हम सबको सीखना चाहिए कि हमारे हर बोलने में, शरीर के एक्शन में, मैसेज में, बड़ों से और हमारे टीचर्स के प्रति हमारी विनम्रता बढ़ती जाए, रोज बढ़ना चाहिए, और इससे हमारा व्यक्तित्व ऊपर उठता है। तो हम अपनी विनम्रता का विकास करें और कषाय मुक्त बने। प्रतिक्रिया हमारी धीरे धीरे प्रति मतलब अभ्यास के साथ कम होती जाए, इसी मंगल भावना के साथ। और वो नाम तो अच्छा, मैं सबके नाम शेयर कर दूं क्या? अभिलाषा जी, रेणु जी, क्या बोलते हैं आप, कि या मैं आपको दे दूं, आप सबको फोन करेंगे? सर जैसा आपको ठीक लगे, सर आप पे, आपको जैसा उचित लगे। वैसे तो कुछ छुपाना नहीं है, मैं ग्रुप में शेयर कर देता हूँ, सब अपना अपना देख लेंगे, ठीक है? जैसा ठीक तो है। मैं इस क्लास के बाद में शेयर कर देता हूँ क्लास को, क्लास पूरी होने के बाद में सब देख पाएंगे। अब आप प्लीज क्लास आगे बढ़ाएं। जी सर। क्लास को आगे बढ़ाते हुए हम आज की विषय प्रस्तुति की ओर आगे बढ़ते हैं। प्रेक्षा ध्यान समुचित विकास की बात करता है, इसीलिए यह मात्र एक ध्यान पद्धति ही नहीं है, लेकिन शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक सभी प्रकार के स्वास्थ्य और संतुलन की एक ट्राइड एंड टेस्टेड पद्धति है। शरीर को साधना ध्यान को साधने की पृष्ठभूमि है, अतः ध्यान से पहले योग, a healthy mind in a healthy body। पर यदि कोई योग न कर सके तो वह क्या करे? वृद्ध हो, अस्वस्थ हो, व्यस्त हो या अभ्यास न हो, तो ऐसा व्यक्ति क्या करे? क्या कोई चैट बॉक्स में इसका आंसर देना चाहेंगे? जवाब आने शुरू हो गए और सबका एक ही जवाब है, यौगिक क्रियाएं करें। जी हाँ, यौगिक क्रियाएं सिंपल क्रियाएं हैं जिनका ऑसम रिजल्ट्स मिलता है। इतनी सिंपल क्रियाएं हैं जो हमारे पूरे शरीर को एक्टिव कर देती हैं। इसीलिए कहते हैं कि प्रेक्षा ध्यान किसी को भी निराश नहीं करता। तो आज इस यौगिक क्रिया के प्रैक्टिकल सेशन के लिए हमारे साथ सूरत से जुड़े हैं श्वेता जी रामपुरिया। श्वेता जी रामपुरिया का एक बहुत सुंदर इंट्रोडक्शन अभी हमने सर से सुना। इसके बाद मैं जो भी कहूं वो एक फॉर्मेलिटी हो सकता है, पर मैं एक जरूर कहना चाहूंगी कि श्वेता जी 2019 से प्रेक्षा ध्यान से जुड़ी हैं, लेवल 2 की ट्रेनर है अब चूंकि रिजल्ट्स आ चुके हैं। एमए प्रेक्षा ध्यान, एमए इन योगा एंड साइंस ऑफ लिविंग के लिए ये अध्ययनरत है। पिछले 1 साल से प्रेक्षा मेडिटेशन यूट्यूब चैनल पर जो मॉर्निंग लाइव का अद्भुत कार्यक्रम चल रहा है उसे आप ही कोऑर्डिनेट कर रही हैं, और संडे लाइव के कार्यक्रम में भी आपका सुंदर संयोजन 4 चांद लगा देता है। साथ ही इसका कोऑर्डिनेशन भी आप ही संभाल रही हैं। सूरत के सिटी लाइट तेरापंथ भवन में भी लेवल 1 के ट्रेनर्स को प्रशिक्षण देने में आपकी प्रतिभा कार्यरत है, और अब लेवल 2 के ऑनलाइन तैयारी के इस कार्यक्रम में भी आप महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं। ऐसी हमारी वंडरफुली स्किल्ड एंड ब्लूमिंग पर्सनालिटी श्वेता जी रामपुरिया का आज के सेशन में स्वागत करती हूँ। आगे के सेशन के लिए श्वेता जी रामपुरिया। Thank you so much, Abhilasha ji, and thank you all my teachers, sir, मोदी सर, मनोज जी, माया जी, रेणु जी और जितने भी मेरे प्रशिक्षक रहे लेवल 2 के सफर में, आप सभी के प्रति मेरी बहुत बहुत कृतज्ञता। ओम अरहम। सेशन स्टार्ट करेंगे। वंदे गुरुवरम, वंदे गुरुवरम, वंदे गुरुवरम।
आज मुझे अपने स्कूल डेज का एक दोहा याद आ रहा है, शायद आप सबने भी जरूर पढ़ा होगा और सुना होगा। रहीमन देखी बड़े न को, लघु न दीजे डारी, जहां काम आवे सुई, कहा करे तलवारी। रहीम ने बहुत ही सुंदर शब्दों में हमें इस दोहे के माध्यम से ये बताया है कि हमें कभी भी बड़ी वस्तु की चाहत में छोटी वस्तु को फेंकना नहीं चाहिए, उसे इग्नोर नहीं करना चाहिए। ऐसा क्यों? क्योंकि जो काम एक सुई कर सकती है, वो काम कोई तलवार नहीं कर सकती है। अतः हर वस्तु का अपना अलग अलग महत्व है। बिल्कुल इसी प्रकार हम जानते हैं कि आसन बहुत लाभदायक है और आसनों के हम रोज प्रैक्टिस भी करते हैं, लेकिन हम कभी कभी यौगिक क्रियाओं को गौण मान के उन्हें इग्नोर कर देते हैं। लेकिन यकीन मानिए दोस्तों, यौगिक क्रियाओं का भी अपना एक अलग ही महत्व है। आइए जानते हैं कैसे। अभिलाषा जी, क्या स्क्रीन पे आप देख पा रहे हैं? यस। अभिलाषा जी, थैंक यू जी। यौगिक क्रियाएं, बुक फॉर रेफरेंस मुनिश्री किशन लाल जी द्वारा लिखी गई प्रेक्षा ध्यान यौगिक क्रियाएं। हम यौगिक क्रियाएं क्यों करें, इसके प्रयोजन के बारे में जानेंगे। प्रेक्षा ध्यान साधना की सरल और वैज्ञानिक विधि है। इसमें प्राचीन दार्शनिक पद्धतियों के साथ साथ आधुनिक विज्ञान की उपलब्धियों का भी उपयोग किया गया है। प्रेक्षा ध्यान साधना के 8 मुख्य अंग है, 4 सहायक और 3 विशिष्ट अंग है। इसी के साथ यौगिक क्रियाओं का समावेश भी इसमें किया गया है। यौगिक क्रियाएं शरीर और मन दोनों को स्वस्थ बनाती है। यह क्रियाएं प्रत्येक आयु के वर्ग लोग, चाहे वो स्वस्थ हो, बीमार हो या कमजोर, सभी के लिए बहुत ही उपयोगी है। यौगिक क्रियाएं शरीर के सभी जोड़ों को लचीला बनाती है। इनसे मांसपेशियों में स्फूर्ति तथा स्नायु संस्थान में सक्रियता बढ़ती है और हमारी अंतःस्रावी ग्रंथियों के स्राव भी इसके द्वारा संतुलित किए जा सकते हैं। साथ ही हमारा मन प्रसन्न और चित्त प्रशांत होता है, जिससे प्रज्ञा प्रकट होती है। समय और स्थान के अभाव में कुछ लोग आसन व्यायाम नहीं कर पाते हैं, तो कुछ शारीरिक स्थितियां जैसे कि कोई बीमारी, मोटापा या शरीर में लचीलेपन की कमी के कारण आसन और व्यायाम नहीं कर पाते हैं। यौगिक क्रियाओं आसनों का सूक्ष्म रूप है और इन सभी समस्याओं का समाधान भी है। यौगिक क्रियाएं कुल 13 है। पहली यौगिक क्रिया मस्तक के लिए, दूसरी आंखों के लिए, तीसरी कान के लिए, चौथी मुख और स्वर यंत्र के लिए, पांचवी गर्दन के लिए, छठी कंधों के लिए, सातवीं हाथ के लिए, आठवीं चेस्ट एंड लंग्स के लिए, नौवीं पेट के लिए, 10वीं कमर के लिए, 11वीं पैर के लिए, 12वीं घुटने और पंजों के लिए और 13वीं यौगिक क्रिया है कायोत्सर्ग। कुल 15 से 20 मिनट के समय में हम 1 से लेकर 13 तक की सारी यौगिक क्रियाओं का अभ्यास कर सकते हैं। आइए अब हम जानते हैं कि यौगिक क्रियाओं के वैज्ञानिक पक्ष के बारे में। हम जिस अंग की भी क्रिया करते हैं, उस अंग की मांसपेशियां कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स होती है और वहां ब्लड सर्कुलेशन बढ़ता है। रक्त जब ज्यादा मात्रा में आता है तो वहां रक्त से ज्यादा लिम्फ फ्लूइड बाहर निकलता है। हम लिम्फ फ्लूइड और लिम्फ नोड्स के बारे में आगे विस्तार से जानेंगे। तो हमने जाना कि रक्त जब ज्यादा मात्रा में
आता है तो वहां से लिम्फ फ्लूइड भी बाहर ज्यादा निकलता है। यह लिम्फ फ्लूइड शरीर के एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सिस्टम, लिम्फेटिक सिस्टम, लसिका तंत्र, जो कि हमारे इम्यून सिस्टम का पार्ट है, उसका हिस्सा है। हमारे ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम के पास अपना स्वयं का पंप होता है, जो कि हार्ट है, जो 24/7 हमारे जन्म से लेकर मृत्यु तक लगातार बिना थके धड़कता ही रहता है। आप सामने देख पा रहे हैं, 2 इमेजेस हैं। पहली है ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम की और दूसरी है लिम्फेटिक सिस्टम की। लेकिन हमारे लिम्फेटिक सिस्टम के पास ऐसा कोई पंप नहीं है जो पूरे शरीर में इसके फ्लूइड को पहुंचा सके, जो कि हमारा हार्ट बिना थके लगातार करता ही रहता है। इसका प्रवाह लिम्फ फ्लूइड एक ही ओर जाता है, वो है टिश्यू से हार्ट की ओर। वह कभी भी हार्ट से शरीर की ओर नहीं जाता है। जब क्रियाओं से हमारी मांसपेशियां कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स होती है, तब वह क्रिया एक पंप की तरह काम करती है और लिम्फ फ्लूइड को आगे लिम्फ नोड्स तक पहुंचाने में मदद करती है। यह लिम्फ फ्लूइड उस अंग से वेस्ट प्रोडक्ट्स जैसे कि डेड सेल्स, बैक्टीरिया, एंटीजेंस, टॉक्सिन्स आदि को अपने साथ लिम्फ नोड्स की तरफ ले जाते हैं, जहां उनका सफाया किया जाता है। हमारे शरीर में कुल ऐसे 600 लिम्फ नोड्स होते हैं। यह लिम्फ नोड्स हमारे शरीर के अस्पताल या फिर हीलिंग सेंटर्स के समान होते हैं, जिससे जिस अंग की हम यौगिक क्रिया करते हैं, उस अंग विशेष के सभी प्रकार के विकार दूर होते हैं। यहाँ आप स्क्रीन पर देख सकते हैं जो लिम्फेटिक सिस्टम की इमेज है, वो उसमें जो ग्रीन कलर के वेसल्स, नलिकाएं हम देख रहे हैं, वो लिम्फ वेसल्स हैं। इसके भीतर जो फ्लूइड बहता है वो लिम्फ फ्लूइड कहलाता है, और जो ग्रीन कलर के डॉट्स जो कि कुछ गुच्छों में कई कई स्थान पर स्थित हैं, वो हैं हमारे लिम्फ नोड्स, हमारे शरीर के अस्पताल, हीलिंग सेंटर्स। यौगिक क्रिया करने से एंडोर्फिन नाम का हार्मोन निकलता है, जिसे हम हैप्पी हार्मोन भी कहते हैं। इससे स्ट्रेस कम होता है और मन शांत। इस प्रकार वैज्ञानिक दृष्टि से यौगिक क्रिया करने के एक नहीं अनेक लाभ हैं। चलिए हम थोड़ी सी जानकारी लिम्फेटिक सिस्टम के बारे में भी जानते हैं। लिम्फ फ्लूइड जो है वो ब्लड का ही एक पार्ट होता है। ब्लड में से जो लिक्विड छन कर बाहर निकलता है, उसे हम लिम्फ फ्लूइड कहते हैं। हमारी ब्लड वेसल्स जो आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, रेड एंड ब्लू कलर में आर्टरी और वेन है, इनकी दीवार मोटी होती है, जिसके थ्रू ब्लड बाहर नहीं निकल सकता है। लेकिन जब आगे ये सूक्ष्म नलिकाओं में डिवाइड होती है और कैपिलरीज कहलाती हैं, तो ये कैपिलरीज की वॉल बहुत ही ज्यादा पतली होती है, जिसके थ्रू ये फ्लूइड बाहर निकलता है, जिसे हम लिम्फ फ्लूइड कहते हैं। ये लिम्फ फ्लूइड जो है वो प्लाज्मा तो नहीं है, लेकिन प्लाज्मा के जैसा होता है। इसमें व्हाइट ब्लड सेल, छोटे छोटे प्रोटीन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड आदि होते हैं। जिस नली में ये फ्लूइड बहता है वो लिम्फ वेसल्स कहलाता है, और लिम्फ नोड्स जो हैं वो हमारे पूरे शरीर में छलनी का काम करते हैं। इसमें टी सेल लिम्फोसाइट्स और बी सेल लिम्फोसाइट्स होते हैं, जो हमारे इम्यून सिस्टम के बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है, जो ब्लड में रहे हुए इन्फेक्शन, वायरस, बैक्टीरिया आदि से हमारी सुरक्षा करते हैं। नेक्स्ट जी, अब ये स्क्रीन पे आप देख रहे हैं एक पिक्चर है, जिसमें दो तरफ दो अलग अलग प्रकार के मसल्स दिखाए गए हैं। एक है बाइसेप्स और दूसरा है ट्राइसेप्स। जी, तो ये दोनों ऑपोजिट मसल्स होती हैं। जब एक मसल कॉन्ट्रैक्ट होती है
तो दूसरी रिलैक्स होती है, और जब पहली रिलैक्स होती है तो दूसरी कॉन्ट्रैक्ट होती है। फॉर एग्जाम्पल, जब मैं अपना हाथ इस प्रकार मोड़ती हूँ तो मेरे बाइसेप्स जो है उसके मसल्स कॉन्ट्रैक्ट होते हैं एंड ट्राइसेप्स के मसल्स रिलैक्स होते हैं। और वहीं जब मैं अपने हाथ को सीधा कर देती हूँ तो उसके विपरीत मेरे ट्राइसेप्स के मसल्स कॉन्ट्रैक्ट हो जाते हैं और मेरे बाइसेप्स के मसल रिलैक्स हो जाते हैं। जब हम लयबद्ध रूप से योगिक क्रियाएं करते हैं, एक ही डायरेक्शन में पूरा मूवमेंट रहता है, तो हमारे ऑपोजिट मसल्स में खिंचाव उत्पन्न होता है, जिससे वह फ्लेक्सिबल बनते हैं और उनकी शक्ति बढ़ती है। मांसपेशियों के साथ साथ हमारी स्नायुओं में भी खिंचाव उत्पन्न होता है, जिससे हमारा नाड़ी संस्थान स्वस्थ और संतुलित बनता है। वैज्ञानिक पक्ष के बाद आइए हम इसके आध्यात्मिक पक्ष के बारे में भी जानते हैं। आसन को निर्जरा के एक भेद काय क्लेश के अंतर्गत माना जाता है। इस दृष्टि से योगिक क्रियाएं भी काय क्लेश के अंतर्गत ही आ जाती है। और हमारे प्रेक्षा ध्यान का एक सिद्धांत है जिसके बारे में हम अभी जानेंगे। योगिक क्रियाएं जो है वो हम श्वास के साथ करते हैं, जिससे हमारी एकाग्रता और वर्तमान में रहने का अभ्यास बढ़ता है, जिससे हमारी हर क्रिया भाव क्रिया बन जाती है। क्रिया करते समय हमारा चित्त जो है वो उस अंग विशेष पर केंद्रित रहता है जिसकी हम क्रिया कर रहे होते हैं। और प्रेक्षा ध्यान का एक थंब रूल है, जैसे मैंने आपको बताया कि जहां चित्त वहां प्राण, और जहां प्राण वहां अच्छा रक्त संचार। तो एज अ रिजल्ट ये क्रियाएं और भी लाभदायक हो जाती है। इस प्रकार योगिक क्रियाओं का अभ्यास वैज्ञानिक और आध्यात्मिक दोनों ही दृष्टि से बहुत ही लाभदायक है। थैंक यू फॉर पेशेंट लिसनिंग। तो ये हमने योगिक क्रिया के थियरी के बारे में जाना। अब हम प्रैक्टिकल के लिए आगे बढ़ेंगे। मुझे 2 मिनट का समय दीजिए, मैं अपने कैमरे की सेटिंग कर लूं प्लीज। जब तक श्वेता जी अपने कैमरे की सेटिंग कर रही है, किसी को कोई डाउट हो तो चैट बॉक्स में लिख सकते हैं। और आशा है आप लोग भी अपनी तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे, नोट्स भी बना रहे होंगे, और एनाटॉमी के नोट्स भी आपको पढ़ने हैं, पीडीएफ ग्रुप में भेजे गए हैं, तो उनको भी एक एक बार जरूर पढ़े। और प्रेजेंटेशंस की भी तैयारी करनी है तो पिछले साल के जो हमारे वीडियो है वो रिकॉर्डिंग है आपके पास, ग्रुप में भेजी हुई है, उनको जरूर देखें और प्रयास करें कि आप लोग भी अपनी प्रेजेंटेशन की तैयारी वैसे ही करें। और दर्शन और प्रयोग बुक आपको पढ़ने का पूरा प्रयास करना है, हर 1.5-2 महीने में एक बार पढ़े। और सबसे इम्पोर्टेंट है ध्यान का अटेंडेंस, जो कि सभी लोग को भेजना है। जो लेवल 2 का एग्जाम दे रहे हैं उनको तो भेजना ही है। रेडी श्वेता जी? और सब लोग योगिक क्रिया के लिए तैयार हो जाएं। अभिलाषा जी, मुझे प्लीज स्पॉटलाइट कर दीजिए ताकि मैं देख पाऊं कि मैं ठीक से दिख रही हूँ। जी। ठीक है, सभी योगिक क्रिया के लिए तैयार हो जाएं। योगिक क्रिया की शुरुआत हम अर्हम बंधन के साथ करेंगे। अर्हम बंधन के लिए वंदनासन की मुद्रा में आए, दोनों हाथ आनंद केंद्र पर जुड़े हुए, आंखें कोमलता से बंद।
मेरुदंड और गर्दन को सीधी रखेंगे, श्वास भरेंगे, श्वास छोड़ते हुए वंदे का उच्चारण करेंगे और अरहम बोलते हुए ललाट को भूमि से लगाएंगे। ऐसा हम 3 बार करेंगे। भरें श्वास, श्वास छोड़ते हुए वंदे अरहम, श्वास भरते हुए पुनः भरा जाए। वंदे अरहम, वंदे अरहम। ओम अरहम। योगिक क्रिया के लिए स्थिति जानेंगे। योगिक क्रिया की स्थिति ये रहेगी, एड़ियां मिली हुई, पंजे खुले हुए, दोनों हाथ साथल से सटे हुए, मेरुदंड और गर्दन सीधी रहेगी और दृष्टि सम्मुख। हमारी पहली योगिक क्रिया है मस्तक के लिए। मस्तक की कुल 2 क्रियाएं हैं। मैं थोड़ा पास आके आपको बताती हूँ ताकि आप ठीक से देख पाएं। मस्तक की पहली योगिक क्रिया में हम चित्त को ललाट पर केंद्रित करेंगे और 10 बार तीव्रता से श्वास प्रश्वास करेंगे। आप सभी अपने वीडियो ऑन रखें और खड़े खड़े ही करें। मैं आपकी सुविधा के लिए बैठकर कर रही हूँ। मस्तक की दूसरी क्रिया में हम ललाट, कनपट्टी और मस्तिष्क के स्नायुओं को श्वास भरते हुए खिंचाव देंगे। ध्यान रहे आपकी दृष्टि सामने की ओर हो, ऊपर की तरफ ना जाए। श्वास भरते हुए खिंचाव देंगे, श्वास छोड़ते हुए रिलैक्स। श्वास भरते हुए खिंचाव देंगे, श्वास छोड़ते हुए रिलैक्स। हमारी दूसरी योगिक क्रिया है आंखों के लिए। आंखों की कुल 6 क्रियाएं हैं। कई लोग इसे 7 भी कहते हैं। उसमें ये होता है कि 3rd and 4th क्रिया को 2 अलग अलग क्रियाएं बताई गई है, वैसे वो एक ही क्रिया है। 2 अलग अलग साइड को 2 अलग अलग नंबर दे दिया गया है। तो आंखों की क्रिया के लिए ये ध्यान रहे कि हमें गर्दन को किसी प्रकार की गति नहीं देनी है। श्वास पहली योगिक क्रिया में श्वास भरते हुए आंखों के गोलकों को ऊपर की तरफ लेकर जाएंगे। आकाश की तरफ देखें। श्वास छोड़ते हुए नीचे भूमि की तरफ देखें। श्वास भरते हुए ऊपर, श्वास छोड़ते हुए नीचे। आंखों की दूसरी क्रिया में हम श्वास भरते हुए आंखों के गोलकों को राइट साइड लेकर जाएंगे और श्वास छोड़ते हुए लेफ्ट साइड लेकर जाएंगे। श्वास भरते हुए राइट, श्वास छोड़ते हुए लेफ्ट, श्वास भरते हुए राइट, श्वास छोड़ते हुए लेफ्ट। ये क्रियाएं आपको कम से कम 5 से 10 बार करनी है। अभी समय के अभाव में मैं सिर्फ 2 बार ही करके दिखा पाऊंगी। तीसरी योगिक क्रिया में हम दोनों हाथों का सहारा भी ले सकते हैं, लेकिन ध्यान रहे आपके हाथ कोहनी से मुड़े हुए ना हो। हाथ कोहनी से बिल्कुल सीधे रखेंगे। श्वास भरते हुए हम राइट साइड ऊपर की तरफ थंब को देखेंगे और श्वास छोड़ते हुए लेफ्ट साइड नीचे। श्वास भरते हुए राइट साइड अप, श्वास छोड़ते हुए लेफ्ट साइड डाउन। इसी क्रिया को दूसरी तरफ से भी करेंगे। श्वास भरते हुए लेफ्ट अप, श्वास छोड़ते हुए राइट डाउन, श्वास भरते हुए राइट अप, श्वास छोड़ते हुए लेफ्ट डाउन। आंखों की चौथी क्रिया हम अंतः कुंभक के साथ करेंगे। अंतः कुंभक, श्वास भरें और उसे भीतर होल्ड करें। अगर आप अस्थमा या बीपी की प्रॉब्लम है तो आप कुंभक ना करें और किसी भी योगिक क्रिया के दरमियान किसी प्रकार की जबरदस्ती ना करें। आप अपने
क्रिया को सरलता से और सहजता से ही करें। तो श्वास भरें, आंखों के गोलकों को सर्कुलर मूवमेंट में लेकर जाएंगे। पहले हम राइट, नीचे, लेफ्ट और ऊपर लेकर जाएंगे और फिर इसके ऑपोजिट डायरेक्शन में लेकर जाएंगे। अप, राइट, डाउन, लेफ्ट, अप, राइट, डाउन, लेफ्ट। ये मैं आपकी सुविधा के लिए बोल रही हूँ, हमें अटक अटक कर नहीं जाना है, हमें एक सर्कुलर मूवमेंट लगातार ही चलाना है। अब इसके ऑपोजिट डायरेक्शन में हम जाएंगे, राइट, अप, लेफ्ट, डाउन, राइट, अप, लेफ्ट, डाउन। इसको इस प्रकार तेजी से घुमाएं। आंखों की पांचवी यौगिक क्रिया हम बाह्य कुंभक के साथ करेंगे। बाह्य कुंभक अर्थात श्वास का रेचन करें और उसे बाहर होल्ड करें। आंखों की पांचवी यौगिक क्रिया के लिए श्वास भरें, श्वास का पूर्ण रेचन करें और बाह्य कुंभक के साथ आंखों को तीव्रता से टिमटिमाएं। आंखों की छठी यौगिक क्रिया के लिए हम हथेलियों का घर्षण करेंगे। जब भी हम हथेलियों का घर्षण करते हैं, ध्यान रहे हम उंगलियों के साथ हथेलियों का घर्षण ना करें। ऐसा करने से हथेलियों में ऊष्मा कम उत्पन्न होती है और जब हम उंगलियों को अपाट करते हैं और केवल हथेलियों से घर्षण करते हैं तो ऊष्मा अधिक उत्पन्न होती है। हथेलियों को गर्म करें, श्वास छोड़ते हुए आंखों की मालिश करें। हथेलियों का संपुट बनाकर आंखों पर रखें। अंधेरे में आंखों को टिमटिमाएं। उंगलियों से आते हुए प्रकाश को देखें और धीरे धीरे हाथों को हटाते हुए पूर्ण प्रकाश होने दें। ये थी हमारी आंखों की 6 यौगिक क्रियाएं। आंखों की यौगिक क्रियाएं करने से आंखों की ज्योति बढ़ती है, चश्मे का नंबर कम होता है और आंखों के दोष दूर होते हैं। अगली यौगिक क्रिया कान के लिए। कान की यौगिक क्रिया में हम पहली क्रिया जो करेंगे वो तर्जनी उंगली के साथ करेंगे। यदि आपके नाखून बड़े हैं तो ये क्रिया आप ना करें या फिर सावधानी पूर्वक करें। तर्जनी उंगली को कान के भीतर डालें, बहुत ज्यादा भीतर नहीं डालना है और इसे दाएं बाएं घुमाएं। मैंने ईयर प्लग्स पहन रखे हैं इसीलिए मैं कानों को अंदर उंगलियों को नहीं डाल पाऊंगी। आप कान में डालें उंगली को और उसे दाएं बाएं घुमाएं। कानों की दूसरी क्रिया में हम तर्जनी और मध्यमा, ये 2 उंगलियों का ऐसे वी शेप बनाएंगे और कानों की बाहर की तरफ से मालिश करेंगे। अच्छे से मालिश करें। कानों की तीसरी यौगिक क्रिया में हम कानों को खिंचाव देंगे। पहले नीचे से 10 बार, फिर मध्य से बाहर की तरफ 10 बार, फिर ऊपर से ऊपर की तरफ 10 बार। तो ये थी हमारी कान की तीसरी क्रिया। अब कान की चौथी क्रिया में हम हथेलियों को कान पर रखेंगे और अंतःध्वनि सुनेंगे। इसमें भी ध्यान रखें, उंगलियों का हिस्सा हमें कान पर नहीं रखना है। ये जो हमारा हथेली का हिस्सा है इसको हमें कान पर रखना है और अंतर्ध्वनि सुननी है। हथेलियों को कान पर रखें और आंखों को कोमलता से बंद करें और अंतर्ध्वनि सुनें। तो ये थी हमारी कानों की 4 क्रियाएं। कानों की क्रियाएं करने से हमारे कान के दोष दूर होते हैं, सुनने की शक्ति बढ़ती है, हमारा विवेक जागृत होता है और हमारा आलस्य दूर होता है। अब चौथी यौगिक क्रिया मुख और स्वर यंत्र के लिए, जिसकी कुल 4 क्रियाएं हैं। मुख और स्वर यंत्र की पहली क्रिया में हम नाक से श्वास को भरेंगे, हवा से गाल को फुलाएंगे और हवा को चारों तरफ रोटेट करेंगे। और ध्यान रहे हमें मुंह से श्वास को नहीं छोड़ना है, हमें नाक से ही श्वास को छोड़ना है। भरें श्वास, रिलैक्स।
मुख और स्वर यंत्र की दूसरी क्रिया में हम चेहरे की मालिश करेंगे। ये जो टी एरिया है हमारा, ललाट, नाक, होठ और ठुड्डी, इस एरिया की मालिश हम करेंगे। सबसे पहले ललाट, नाक, होठ और ठुड्डी। मुख और स्वर यंत्र की चौथी क्रिया में हम श्वास भरेंगे। ये 3 उंगलियों का सहारा लेंगे और गर्दन को पीछे की तरफ मोड़ेंगे और श्वास छोड़ते हुए आ की ध्वनि करेंगे। भरें श्वास, गर्दन को पीछे मोड़े, आ। ये क्रिया भी आप कम से कम 5 से 10 बार करें। बहुत ही लाभदायक है, चेहरों पे झुर्रियां नहीं पड़ती है, गला साफ होता है। अब हमारी अगली क्रिया है 5वीं योगिक क्रिया, गर्दन के लिए। गर्दन की क्रिया के लिए हम खड़े हो जाएंगे। स्थिति वही रहेगी हमारी। श्वास भरते हुए सबसे पहले हम गर्दन की योगिक क्रिया करने से पहले पूर्व तैयारी करेंगे। पूर्व तैयारी के लिए दोनों हथेलियों का घर्षण कर हथेलियों को गर्म करें। पीछे से आगे की ओर गर्दन की मालिश करें। अब गर्दन की पहली योगिक क्रिया के लिए हम श्वास भरते हुए गर्दन को पीछे पीठ की तरफ मोड़ेंगे, ऊपर आकाश की तरफ देखें। श्वास छोड़ते हुए ठुड्डी को कंठकूप में लगाएं, नीचे भूमि की ओर देखें। श्वास भरते हुए ऊपर, आशी, श्वास छोड़ते हुए नीचे। श्वास भरते हुए ऊपर, श्वास छोड़ते हुए नीचे। गर्दन की दूसरी क्रिया में हम श्वास भरेंगे। श्वास छोड़ते हुए राइट साइड, श्वास भरते हुए मध्य, श्वास छोड़ते हुए लेफ्ट साइड, श्वास भरते हुए मध्य, श्वास छोड़ते हुए राइट, भरते हुए मध्य, श्वास छोड़ते हुए लेफ्ट साइड। गर्दन की तीसरी क्रिया क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट की रहेगी। इसमें हम अंतः कुंभक के साथ करेंगे। यदि आप कुंभक नहीं कर सकते हैं तो श्वास भरते हुए आप पीछे की तरफ जाएंगे और श्वास छोड़ते हुए पुनः मध्य में आएंगे। भरे श्वास, ठुड्डी को कंठकूप में लगाएं, राइट साइड से होते हुए पीछे की ओर जाएं, लेफ्ट साइड से होते हुए पुनः मध्य में आएं। इसी क्रिया को हम एंटी क्लॉकवाइज भी करेंगे। श्वास भरते हुए या फिर आंतरिक कुंभक के साथ लेफ्ट साइड से होते हुए, पीछे से होते हुए, राइट कंधे को स्पर्श करते हुए ठुड्डी को कंठकूप में लगाएं। श्वास को छोड़ दें। कानों की चौथी क्रिया में भरे श्वास, कान को राइट कंधे से लगाने का प्रयत्न करें, किसी प्रकार की जबरदस्ती ना करें। मध्य में आए, श्वास का पूर्ण रेचन करें। भरें श्वास, लेफ्ट कान को लेफ्ट कंधे से लगाने का प्रयत्न करें। श्वास भर सेंटर में आके श्वास का रेचन करें। तो ये थी हमारी कंधों की योगिक क्रियाएं। कंधों की योगिक क्रिया करने से फ्रोजन शोल्डर की जो प्रॉब्लम होती है वो ठीक होती है, हमारा जोड़ जो है वो सक्रिय होता है और लचीलापन बढ़ता है। कंधों की योगिक क्रिया के बाद में छठी योगिक क्रिया है हमारे कंधों के लिए। कंधों की योगिक क्रिया की कुल 2 क्रियाएं हैं। पहली क्रिया में हम मुट्ठी बनाएंगे, अंगूठा अंदर, उंगलियां बाहर, दोनों हाथों को साथल के पास स्थापित करेंगे। श्वास भरते हुए अप, श्वास छोड़ते हुए डाउन, श्वास भरते हुए अप, श्वास छोड़ते हुए डाउन। ऐसा कुल 9 से 10 बार करें। कंधों की दूसरी योगिक क्रिया में हम दोनों हाथों को समन्वय मुद्रा में हमारे कंधों पर स्थापित करेंगे। दोनों कोहनियों को सामने की ओर मिलाने का प्रयत्न करें। श्वास भरते हुए नीचे से पीछे की ओर होते हुए ऊपर से सामने की ओर आए, श्वास छोड़ते हुए
श्वास भरते हुए पीछे जाएंगे और श्वास छोड़ते हुए सामने आएंगे। इसी क्रिया को ऑपोजिट डायरेक्शन में करेंगे। श्वास भरते हुए ऊपर से पीछे की ओर जाएं और श्वास छोड़ते हुए पीछे से सामने की ओर आएं। श्वास भरते हुए पीछे की ओर जाएं और श्वास छोड़ते हुए सामने की ओर आएं। कंधों की क्रिया करने से जैसे मैंने बताया कि फ्रोजन शोल्डर की प्रॉब्लम जो होती है वो ठीक होती है। हमारी 7वीं योगिक क्रिया है हाथ के लिए। हाथ की कुल 4 क्रियाएं हैं। सबसे पहले दोनों हाथों को सामने की तरफ फैलाएं। लिटिल फिंगर से होते हुए थंब तक आते हुए हर एक उंगली को सक्रिय करें। हाथ की दूसरी योगिक क्रिया में श्वास भरते हुए कलाई से हाथों को मोड़ते हुए ऊपर की तरफ लाएं, छोड़ते हुए नीचे। श्वास भरते हुए ऊपर, श्वास छोड़ते हुए नीचे। मुट्ठी बनाएंगे, अंगूठा अंदर, उंगलियां बाहर और कलाई से क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज मुट्ठी को घुमाएंगे। हाथों की तीसरी क्रिया के लिए दोनों हाथों को सामने की तरफ फैलाएं। श्वास भरते हुए हाथों को कंधों पर स्थापित करें और श्वास छोड़ते हुए आगे की ओर झटके। श्वास भरते हुए कंधों पर, श्वास छोड़ते हुए नीचे की ओर। श्वास भरते हुए कंधों पर और श्वास छोड़ते हुए सामने की ओर। हाथों की अगली क्रिया में हम श्वास भरते हुए राइट साइड जाएंगे और श्वास छोड़ते हुए लेफ्ट। ये हम थोड़ा फास्ट करेंगे, भरते हुए राइट, छोड़ते हुए लेफ्ट। हाथों की क्रिया करने से हमारी उंगलियां और हमारे हाथ मजबूत होते हैं। हमारी कलाई, एल्बो और शोल्डर के जो जोड़ हैं वो सक्रिय होते हैं और उनके दोष दूर होते हैं। हाथों की क्रिया के बाद में 8वीं योगिक क्रिया है चेस्ट एंड लंग्स के लिए, सीने और फेफड़े के लिए, जिसकी कुल 3 क्रियाएं हैं। जिसमें सबसे पहली योगिक क्रिया में दोनों हाथ सामने फैलाएं। श्वास भरते हुए दोनों हाथों को जितना अधिक हो सके पीछे ले जाएं। श्वास छोड़ते हुए मध्य में आए। श्वास भरते हुए पीछे, श्वास छोड़ते हुए सामने। दूसरी योगिक क्रिया में हम शेर के पंजे की भांति अपने हाथ को बनाएंगे। श्वास भरते हुए ताकत के साथ इसे अपनी ओर खींचे और श्वास छोड़ते हुए आगे की ओर झटके। श्वास भरते हुए अपनी ओर खींचे और श्वास छोड़ते हुए सामने की ओर झटके। हमारे सीने और फेफड़े की तीसरी क्रिया में हम दोनों हाथों को सीने के पास स्थापित करेंगे। ध्यान रहे आपकी कोहनियां ना तो नीचे की तरफ झुकी हो और ना ही ऊपर की ओर, बिल्कुल कंधों के समानांतर। श्वास भरते हुए हाथ को कंधे तक लाएं और श्वास छोड़ते हुए पुनः मध्य में आए। श्वास भरते हुए दोनों हाथों को कंधों तक लाएं और श्वास छोड़ते हुए मध्य में आए। सीने और फेफड़े की क्रिया करने से अधिक मात्रा में हम प्राणवायु ग्रहण कर सकते हैं, अधिक मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड बाहर छोड़ सकते हैं। लंग्स से रिलेटेड जो हमारी प्रॉब्लम्स होती हैं वो ठीक होती हैं। हमारी अगली योगिक क्रिया 9वीं योगिक क्रिया है पेट के लिए। पेट की कुल एक ही क्रिया है, वो है अग्निसार की क्रिया। इसके लिए हम पैरों की पोजीशन बदलेंगे। दोनों पैरों को कंधों के समानांतर रखेंगे। श्वास भरते हुए दोनों हाथों को ऊपर की ओर ले जाएं। श्वास छोड़ते हुए दोनों हाथों को घुटनों पर स्थापित करें। 30 डिग्री के एंगल तक झुके। ध्यान रहे आप बैक इस प्रकार ना मुड़ी हो, इसे इस प्रकार सीधी रखें। और अब हम बाह्य कुंभक के साथ पेट को पीठ की तरफ चिपकाएंगे और पेट को भीतर बाहर संचालित करें। श्वास भरते हुए पुनः सीधे हो जाएं। पेट की क्रिया करने से वायु विकार दूर होते हैं और पाचन तंत्र पुष्ट होता है। अगली क्रिया है हमारी कमर के लिए। कमर की कुल 2 क्रियाएं हैं जो कि आसन है। पहला है पाद हस्तासन और दूसरा है कोणासन। तो कमर की पहली क्रिया में श्वास भरते हुए दोनों हाथों को ऊपर की ओर ले जाएं, जितना अधिक हो सके पीछे की ओर झुके। श्वास छोड़ते हुए दोनों हाथों को पंजों के पास स्थापित करें। ललाट को घुटने से लगाने का प्रयत्न करें। श्वास भरते हुए ऊपर,
श्वास छोड़ते हुए नीचे दोनों हाथों को पैरों के पास स्थापित करें। श्वास भरते हुए ऊपर और श्वास छोड़ते हुए दोनों हाथों को नीचे की ओर ले आए। कमर की दूसरी योगिक क्रिया में हम कोणासन करेंगे। हमारे राइट हैंड को श्वास भरते हुए ऊपर लेकर जाएं। श्वास छोड़ते हुए लेफ्ट हैंड से लेफ्ट घुटने का स्पर्श करें। क्षमता अनुसार रुकें। श्वास भरते हुए पुनः सीधे हो जाएं और श्वास छोड़ते हुए सामने की ओर से हाथ को नीचे ले आए। इसी क्रिया को दूसरी साइड से भी करेंगे। श्वास भरते हुए लेफ्ट हैंड को सामने से ऊपर की तरफ ले जाएं। श्वास छोड़ते हुए राइट और झुकें। राइट हैंड से राइट नी का स्पर्श करें। श्वास भरते हुए सीधे हो जाएं और श्वास छोड़ते हुए लेफ्ट हैंड को पुनः नीचे ले आए। कमर की क्रिया करने से कमर की चर्बी कम होती है, हमारी कमर लचीली होती है और मेरुदंड भी लचीला होता है। हमारी अगली योगिक क्रिया 11वीं योगिक क्रिया है पैरों के लिए, जिनकी कुल 2 क्रियाएं हैं। पहली योगिक क्रिया में हम श्वास भरते हुए पंजों के बल खड़े हो जाएंगे, एड़ियों को ऊपर उठाएंगे। श्वास छोड़ते हुए नीचे, श्वास भरते हुए ऊपर, श्वास छोड़ते हुए नीचे। इसके बाद जो दूसरी क्रिया है उसमें हम एड़ी के बल खड़े होंगे। श्वास भरते हुए पंजों को ऊपर उठाएं, श्वास छोड़ते हुए नीचे। श्वास भरते हुए एड़ी के बल खड़े हो जाएं, श्वास छोड़ते हुए नीचे। तो ये थी हमारी पैरों की क्रियाएं, जिनसे हमारे पैर की शक्ति बढ़ती है, एड़ी और पंजों के दर्द ठीक होते हैं। हमारी 12वीं योगिक क्रिया है नीज एंड फीट के लिए, घुटने और पंजों के लिए, जिसमें हम सबसे पहली योगिक क्रिया में अपने एड़ी से नितंब को ताड़ित करेंगे। पहले राइट साइड से 5 टाइम्स, 1 2 3 4 5। इसी क्रिया को दूसरी साइड से भी करेंगे। लेफ्ट एडी से लेफ्ट नितंब को ताड़ित करें। घुटनों की दूसरी क्रिया में हम जो ये पटेला है या नी कैप है, घुटनों की ढकनी है, उसको श्वास भरते हुए ऊपर की ओर उठाएंगे, खिंचाव अनुभव करें। श्वास छोड़ते हुए रिलैक्स, श्वास भरते हुए ऊपर, श्वास छोड़ते हुए रिलैक्स। घुटनों की तीसरी योगिक क्रिया में हम श्वास छोड़ते हुए घुटनों को सामने की ओर मोड़ेंगे, दोनों हाथ कमर पर रहेंगे, हमारा अंगूठा आगे, उंगलियां पीछे। श्वास भरते हुए ऊपर, श्वास छोड़ते हुए नीचे, श्वास भरते हुए ऊपर। इसी क्रिया को राइट साइड करेंगे और लेफ्ट साइड भी करेंगे। सॉरी सर, मैं समय की सीमा को थोड़ा क्रॉस कर रही हूँ। आप कहें तो मैं इसे बीच में रोक दूं सर? मैम आप करा दीजिए पूरा। जी सर, आई एम सॉरी सर। जी, तो घुटनों की अगली क्रिया में हम घुटनों को सर्कुलर मूवमेंट्स करेंगे। पहले राइट साइड, फिर लेफ्ट साइड। इसके बाद हम पंजों की क्रिया करेंगे। मैं एक ही पैर से दिखाऊंगी, समय का अभाव है, मुझे क्षमा करें। सबसे पहले हम राइट लेग को ऊपर उठाएंगे, ऊपर की तरफ मोड़े, नीचे श्वास छोड़ते हुए नीचे, अंगूठे को भूमि की तरफ मोड़े। श्वास भरते हुए ऊपर, श्वास छोड़ते हुए नीचे। इसी क्रिया को दूसरी तरफ से भी करें। अभी हम नहीं कर पाएंगे। तो घुटने और पंजों की क्रिया करने से घुटनों के दर्द दूर होते हैं और पैर के रिलेटेड अगर कोई दर्द है, पिंडली का दर्द है, एंकल्स में आपके दर्द है, तो वो ठीक होता है। हमारी 13वीं योगिक क्रिया है कायोत्सर्ग। कायोत्सर्ग के लिए स्थिति बनाएं, खड़े खड़े पूरे शरीर को, प्रत्येक अवयव, मांसपेशी, स्नायु को शिथिल होने का सुझाव दें। आंखें कोमलता से बंद, चित्त को पैर के अंगूठे से लेकर पूरे शरीर में फैला दें।
पैर की अंगूठी से लेकर सिर तक शरीर के प्रत्येक अवयव को शिथिलता का सुझाव दें। पूरा शरीर शिथिल हो जाए, रिलैक्स हो जाए। शिथिलता का अनुभव करें। पूरा शरीर शिथिल हो रहा है, रिलैक्स हो रहा है। अनुभव करें, पूरा शरीर रिलैक्स हो गया है। दो तीन दीर्घ श्वास के साथ प्रयोग संपन्न करेंगे। कायोसर से तनाव से मुक्ति मिलती है और मानसिक शांति भी मिलती है। ओम अरहम। संकल्प करवा दूं सर या फिर आगे कंटिन्यू करें सर? हाँ, आपसे क्वेश्चंस किसी का हो तो आपसे पूछ लें। जी सर। अगर आपकी कोई जिज्ञासा है तो प्लीज आप चैट बॉक्स में लिखें या फिर अपना हैंड रेज करें। एक हैंड रेस है कामिनी जी जैन का। कामिनी जी, आप अपने आप को अनम्यूट कीजिए। श्वेता जी, सभी यौगिक क्रियाओं का आध्यात्मिक और वैज्ञानिक पक्ष दोनों है। जैसे कान का हमें समझ में आता है जी, कि कान अपाकार है, तो वैज्ञानिक पक्ष इनका कैसे हम कंडक्ट मतलब कैसे समझेंगे वैज्ञानिक पक्ष? उसके लिए आपको थोड़ी एनाटॉमी का अध्ययन करना पड़ेगा। हर क्रिया का वैज्ञानिक पक्ष जरूर है। जो भी क्रियाएं बनाई गई है वो बहुत ही सिस्टमैटिकली वैज्ञानिक दृष्टि से बनाई गई है। अगर हम जिस एरिया का हम करते हैं क्रिया, तो वहां पे जैसे मैंने बताया कि मसल्स जो होते हैं वो कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स होते हैं। तो जब हमारे मसल्स कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स होते हैं तो वहां पे ब्लड सर्कुलेशन अच्छा हो जाता है। और जब ब्लड सर्कुलेशन अच्छा होता है तो वहाँ के जो सेल्स हैं उनको अधिक मात्रा में ऑक्सीजन मिलता है। तो जैसे हमें पता है कि जिन सेल्स को ऑक्सीजन पूर्ति मात्रा में मिलता है तो वहाँ के जो दोष होते हैं वो दूर हो जाते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड और दूसरे टॉक्सिन्स जो हैं वो अधिक मात्रा में बाहर निकल जाते हैं, चाहे वो कोई भी अंग की हम योगिक क्रिया करें। सर आप आपने ठीक बताया कि जैसे अब हम एक आसन करेंगे या एक कोई भी क्रिया करेंगे तो एक पर्टिकुलर किसी भी अंग के लिए या अवयव के लिए हो पाएगी। तो योगी क्रियाएं इसीलिए सिर से लेकर पैर तक बनाई गई हैं। जो जो आपको हर जिस अंग की करेंगे उसको विशेष लाभ होगा, और ये तो है ही है। अब इसमें स्पिरिचुअल दृष्टि से देखें तो यदि हम योगिक क्रिया करते समय भाव क्रिया के साथ करें तो योगिक क्रिया करना भी हमारे लिए एक तरीके से ध्यान का रूप हो जाएगा। तो ये इसका स्पिरिचुअल पक्ष है। और देखिए, मूल लक्ष्य योगिक क्रिया का भी है कि हमारी आध्यात्मिक साधना आगे बढ़े और उसके लिए शरीर स्वस्थ रहे, इसके लिए हम योगिक क्रिया करते हैं। ये इसका विशेष आध्यात्मिक पक्ष है। और चाहे वैसे सामान्यतः कई लोग शारीरिक स्वास्थ्य के लिए के लक्ष्य के साथ भी करते हैं, लेकिन प्रेक्षा ध्यान में योगिक क्रिया करने का जो लक्ष्य है कि शरीर को मतलब सक्षम बनाना और काया सिद्धि करना, ताकि हम ध्यान में स्थिर रह सके, आगे बढ़ सके। तो ये इसका विशेष आध्यात्मिक लक्ष्य है। अगला संगीता जी हिंगड़ का प्रश्न है। आप अपने आप को अनम्यूट करें संगीता जी। ओम अरहम।
सबसे पहले तो श्वेता जी, अभिलाषा जी और सायरा जी को बहुत बहुत बधाई हो। नेक्स्ट मेरा क्वेश्चन है, मेरे 3 क्वेश्चन एक्चुअली। सबसे पहले श्वेता जी से मेरा क्वेश्चन है कि इसमें एड़ी मिली हुई और पंजे खुले ही होने चाहिए या संपादासन की स्थिति में भी हम योगिक क्रिया कर सकते हैं क्या? हमारा जो सिलेबस है संगीता जी, उसमें हम एड़ियां मिली हुई पंजे खुले हुए इसलिए रखते हैं क्योंकि इस पोजीशन में हमारा जो बॉडी का बैलेंस है वो बहुत स्थिर रहता है, इसमें हम हिलते डुलते नहीं हैं। और समपादासन की स्थिति में दोनों पैर एकदम इस तरह से पास पास में हो जाते हैं, तो आपके बॉडी का बैलेंस जो है वो प्रॉपरली नहीं रह पाता है। आप थोड़ी देर ज्यादा देर खड़े रहेंगे ना, आप इस पोजीशन में बैलेंस नहीं बना पाएंगे। और ये जो पोजीशन है हमारी एड़ियां मिली हुई पंजे खुले हुए, इस पोजीशन में आप 15 से 20 मिनट तक जितनी आपकी योगिक क्रियाएं हैं लगातार आप स्थिरता से सुविधा पूर्वक खड़े रह सकते हैं, इसीलिए ये पोजीशन चुनी गई है। सर आप प्लीज बताएं। और नेक्स्ट मेरा क्वेश्चन है कि कुछ क्रियाओं में जैसे हम पेट और श्वास की क्रिया करते हैं या फिर योगिक क्रिया करते हैं, तो किसी में तो हम अंगूठा आगे और अंगुलियां पीछे रखते हैं और किसी में अंगुलियां आगे और अंगूठा पीछे रखते हैं, तो इसमें कुछ डिफरेंस है क्या? हाँ जी, ये भी बहुत सोच समझ के और लॉजिकली बनाया गया है। जब हम आगे मुड़ना चाहते हैं तो अगर हम अंगूठा आगे और उंगलियां पीछे रखते हैं, इस तरह से आगे उंगलियां और पीछे अंगूठा, तो आगे झुकने में सुविधा होती है। और जब हम इस पोजीशन को बदल देते हैं जिसमें अंगूठा आगे और उंगलियां पीछे करते हैं, तो हमारे जो कंधे हैं ना उसकी पोजीशन आप देखिए बदल जाती है और इसमें हमारे कंधे ऐसे आगे की तरफ लटक जाते हैं। लेकिन जब हम अंगूठा आगे और उंगलियां पीछे रखते हैं तो हम एकदम इरेक्ट इस तरह से खड़े रह पाते हैं। तो हर छोटी छोटी बारीकी जो इस बुक में दी है वो बहुत ही सोच समझ के और बहुत ही अध्ययन के बाद की गई है, तो इनको प्रॉपरली फॉलो करने पर ही हमें पूर्ण लाभ मिल सकता है। सर अगर मैं कहीं गलत जा रही हूँ तो प्लीज मुझे बताएं। अभिलाषा जी नेक्स्ट लीजिए प्लीज। जी सर। श्वेता जी, एक लास्ट क्वेश्चन और है मेरा। अभिलाषा जी, जब हम हाथों की 5 क्रिया करते हैं, ओम अरहम, जी श्वेता जी आप जी। अच्छा, शायद मेरा नेटवर्क चला गया था बीच में, तो आप आंसर जी। कर रहे हैं क्या? नहीं, मैं क्वेश्चन सुन नहीं पाई संगीता जी का। ओके, संगीता जी आप अपना क्वेश्चन प्लीज रिपीट कर दीजिए। अच्छा, वो शायद डिस्कनेक्ट हो गए हैं आई थिंक नेटवर्क प्रॉब्लम के कारण। नविता जी नाटा का हैंड रेस है, नविता जी आप अपना प्रश्न पूछिए। जय जिनेन्द्र सभी के और सभी लेवल 2 के प्रशिक्षकों को बहुत बहुत बधाई हो। मेरा क्वेश्चन ये है संगीता, 2 क्वेश्चन है। एक तो ये है कि जो हमने वी शेप में अपने पैर रखते हैं, तो जैसे आपने बोला कि जो इसमें स्टेबिलिटी है हमारी ज्यादा रहती है, तो जैसे हम लेडीज हैं ज्यादातर हमारा किचन में खड़े रहने का ही काम होता है, तो इसी पोजीशन में हम ज्यादा देर किचन में रह सकते हैं? ये पोस्चर कंफर्टेबल रहेगा या शोल्डर लेवल तक जो हमारा गैप रहता है वो वाला पोस्चर सही रहता है? और सेकंड क्वेश्चन ये है कि एक रिफ्लेक्स स्पोर्ट्स जोन और एक रिफ्लेक्स एक्टिविटी, ये 2 वर्ड आते हैं, तो इनका योगिक क्रियाओं से क्या रिलेशनशिप है? जी, सबसे पहली बात तो मैं ये कहूंगी नमिता जी कि 2 अलग अलग चीजों को आप मिला रहे हैं। योगिक क्रिया हम एक स्थिति में स्टेबल खड़े होकर करते हैं, और जो किचन की बात आप कर रहे हैं तो उसमें हमारी कोई ना कोई मूवमेंट लगातार बनी रहती है। कभी हम कोई मसाले का डब्बा ले रहे हैं, कभी हम पानी ले रहे हैं, तो इन 2 चीजों को आप मत मिलाएं। और योगिक क्रिया के लिए ये जो प्रिस्क्राइब की गई है पोजीशन वही हम यूज करें।
और आप अपने कंफर्ट के हिसाब से दूसरे कामों के लिए ट्राई कर सकते हैं। और जो दूसरा प्रश्न आपने पूछा है वो आप प्लीज अगर चैट बॉक्स में लिख देंगे या फिर जिज्ञासाओं के लिए आप सपना जी को भेज देंगे तो ज्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि मेरे से बेहतर ये शायद प्रश्न माया जी आपका सॉल्व कर पाएंगे, और अगर सर बताएंगे तो बहुत अच्छा। माया जी बताएंगे ज्यादा अच्छा रहेगा। थैंक यू। नेक्स्ट रंजना जी कुंभट, आप अपना प्रश्न पूछिए। जय जिनेन्द्र सर, मेरा ये क्वेश्चन था कि जो हम आंखों की क्रिया करते हैं उसमें टिमटिमाने में हम बाह्य कुंभक क्यों लगाते हैं? हेलो। हाँ जी रंजना जी, मैं आपका प्रश्न सुन रही हूँ, लेकिन मुझे खेद है कि इसका जवाब मुझे नहीं पता है। मैं आपको सोच के या फिर आगे पूछ कर मैं बता सकती हूँ कि बाह्य कुंभक के साथ ही हम क्यों टिमटिमाते हैं, और सर हमारे साथ हैं, अगर सर इस प्रश्न का सॉल्यूशन दे पाए तो। सर मुझे भी नहीं अभी ध्यान में आ रहा है, तो मनोज जी या कोई है ना अपने माया जी मनोज जी से पूछ के, या अभिलाषा जी आपको आता है तो आप बता दीजिए। नहीं सर, एग्जैक्टली नहीं पता है कि बाह्य कुंभक के साथ ही क्यों करते हैं। तो फिर श्वेता जी आप मनोज जी से और माया जी से बात करके बता दीजिए। जी सर। एक क्वेश्चन हमारा चैट बॉक्स में है सुधा जी का, स्टैंडिंग कायोत्सर्ग में हमारे हाथों की पोजीशन क्या होगी? हमारे जो हाथ हैं उनकी पोजीशन जो है वो एकदम साथल से सटे हुए नहीं रहेंगे, थोड़ा सा हम कंफर्टेबल होके खड़े रहेंगे, क्योंकि हमने योगिक क्रियाएं करी है तो इसमें हमको कंधों को पूर्णतः रिलैक्स करना है, तो थोड़ा सा हम हाथों को शायद दूर रख सकते हैं जिससे हम कंफर्टेबल पोजीशन में खड़े रह सकें। सर लेकिन मतलब कायोत्सर्ग में सटा के तो रखेंगे लेकिन रिलैक्स रखेंगे, दूर नहीं रखेंगे, एकदम लटके हुए नहीं रहेंगे। और ध्यान की अवस्था हो चाहे कायोत्सर्ग की अवस्था हो, जी खड़े खड़े जब कायोत्सर्ग करना हो तो सटाकर रहेंगे लेकिन रिलैक्स रहेंगे। जी सर। सर एक्चुअली ये क्वेश्चन शायद योगिक क्रिया में देखिए, क्या योगिक क्रिया और ध्यान की दोनों अलग अलग बात है। योगिक क्रिया में हमारा लक्ष्य है मतलब शरीर का रिलैक्सेशन, और वो हम बहुत कम समय के लिए करते हैं। और ध्यान और कायोत्सर्ग का प्रयोग बहुत लंबे समय तक करते हैं। तो उस दृष्टि से चूंकि हमारी एनर्जी नीचे ना चली जाए, उस दृष्टि से थोड़ा सा उसको सटाकर रिलैक्स छोड़ कर। थैंक यू सर। जी सर। सर आपने स्टार्टिंग में जो बताया था कि ध्यान एक ही ध्यान को हमें कंटिन्यू थोड़ी वक्त तक करना चाहिए, तो उस संदर्भ में एक प्रश्न आया था पहले कामिनी जी जैन का। सर स्टार्टिंग में क्या एक एक केंद्र पर ही ध्यान करना चाहिए? ज्यादा अच्छा रहेगा कि यदि आपको चैतन्य केंद्र परीक्षा करनी है तो एक केंद्र लें या 2-3 केंद्र लें, 13 केंद्र ना लें। तो ये चॉइस आपकी है कि आप एक ही केंद्र पर आधा 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटा रुक सकते हैं तो आप एक केंद्र लें, और या फिर आप 2 या 3 केंद्र ले सकते हैं, दोनों में से जो कन्वीनियंट हो लें। लेकिन गहराई में पहुंचने के लिए एक ही अभ्यास को लंबे समय तक करना है। सर और कोई प्रश्न नहीं है, कोई हैंड रेज भी नहीं है सर, कंप्लीट है। तो सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। और जैसा मैंने पहले भी कहा था, शुरू में भी कहा था कि हमारा लक्ष्य है, प्रेक्षा ध्यान का लक्ष्य है चित्त की शुद्धि। चित्त की शुद्धि यानी वीतरागता, कषाय हमारे कम हो, हमारे जीवन में प्रतिक्रिया कम हो, ये हमारा प्रतिदिन हमारा आकलन होना चाहिए। और मैं तो यदि चाहता हूं कि लेवल 2 के सारे ट्रेनर्स की एक अपनी डायरी होनी चाहिए, जिस डायरी में वो डेली नोट करें अपनी बात को कि मेरा प्रतिक्रिया का स्तर
क्या है, श्वास की संख्या कितनी है। जैसे मान लिया मैं साल भर पहले मैं 1 मिनट में 15 लेता था, आज मैं सहज श्वास की स्थिति में कितने श्वास लेता हूँ। मतलब अपनी साधना का मूल्यांकन हम करते रहें और उसका विकास करते रहें। सबके प्रति बहुत बहुत मंगल कामना। और मैं तो कई बार बहुत सौभाग्यशाली समझता हूँ कि मैं प्रेक्षा फाउंडेशन से जुड़ा हुआ हूँ। प्रेक्षा फाउंडेशन के सारे ही कार्यकर्ता इतने समर्पित, विनम्र और सेवाभावी, प्रतिक्रिया नहीं है ऐसा तो नहीं बोलूंगा, लेकिन बहुत सब अच्छे हैं, सबके साथ काम करने में अच्छा लगता है। तो सबका इसी तरह विकास होता रहे, इसी मंगल कामना के साथ में हम पूज्य गुरुदेव के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करेंगे। सबके हाथ जुड़े हुए। कृतज्ञोस्मि, हम सब पूज्य गुरुदेव के प्रति आभारी हैं। कृतज्ञोस्मि, हम सब पूज्य गुरुदेव के प्रति आभारी हैं। कृतज्ञोस्मि, हम सब पूज्य गुरुदेव के प्रति आभारी हैं। कृतज्ञोस्मि सर, हम सब आपके प्रति भी आभारी हैं। श्वेता जी, आपका भी बहुत बहुत आभार। थैंक यू सो मच अभिलाषा जी। आज हमारे साथ जुड़े हुए सभी साधकों को आज की क्लास संपन्न हो चुकी है। अगली क्लास में हम नए टॉपिक के साथ दोबारा नेक्स्ट मंडे मिलेंगे। ओम अरहम।